नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा को लेकर एक चुटकुला बड़ा आम है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा 4 चरणों में पास करनी होती है। पहले आप प्रीलिम पास करें, फिर मेंस पास करें, फिर इंटरव्यू पास करें और ये तीनों पास करके आप सिलेक्ट हो जाएं तो बाद में चलने वाले अदालती मुकदमों को पास करके फिर आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन सकते हैं। 2019 में परीक्षा हो चुकी है, 2020 में परीक्षा हो चुकी है, मगर रिजल्ट का अभी भी इंतजार हो रहा है। ये परेशानियां क्यों होती हैं? विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? वर्षों से पहले परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता। इससे न सिर्फ परीक्षार्थियों की तैयारियां प्रभावित होती हैं बल्कि उनकी मानसिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनमें फ्रस्ट्रेशन आता है, कुंठाएं आती हैं, अवसाद आता है। इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं और क्या अवसाद से कैसे मुक्ति पाई जाए? और जो खाली समय है, जिस दौरान परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिस दौरान रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उस दौरान अपने को सामान्य रखते हुए अगली परीक्षाओं की और अन्य दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कैसे की जाएं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाब सिंह ठाकुर। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठाकुर साहब, आप चूंकि जीटी विष्णुगुप्त एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सारे बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, बहुत सारे बच्चे आपके अभी जो ताज़ा यूपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें सिलेक्ट हुए हैं, पीएससी की परीक्षा में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद जब नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है या कोर्ट कचहरी का इंतजार करना पड़ता है, तो बच्चों के साथ साथ क्या वो फ्रस्ट्रेशन आप लोगों में भी आता है जो टीचर है? जी देखिए, बिल्कुल आता है, क्योंकि जब बच्चे मेहनत करते हैं तो बच्चों के साथ संस्थान भी मेहनत करता है। संस्थान का भी अपना ये सपना होता है कि जो हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके प्री मेंस इंटरव्यू पास कर लिए हैं तो उन्हें नियुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें ना केवल उस बच्चे की मेहनत छिपी हुई होती है, उसके पीछे उनके माता पिता की भी मेहनत होती है और उनका त्याग, उनका समर्पण। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, ये जब सारी चीज़ें एक होती हैं तब बच्चे को सिलेक्शन मिलता है। और फिर कुछ राजनीतिक कारणों के चलते या फिर ये बात कहेंगे कुछ टेक्निकल कारणों के चलते जब नियुक्ति नहीं मिल पाती है या अंतिम रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तब बच्चों में अवसाद आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो सरकार को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय ले। जिस प्रकार से सरकार ने पंचायत चुनाव में जो आरक्षण विवाद था उसके संबंध में सरकार ने रातों रात निर्णय लिया और उनको अधिकार दिया, भरसक कोशिश की और वो प्रयास जो किए, दिल्ली गए और बड़े अधिकारी दिल्ली गए, वहाँ सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया, फौज खड़ी करी वकील। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो काम जो किया वो दिखा भी। लेकिन इन नौकरियों के संबंध में या मैं बात करूं पीएससी के संबंध में जो सरकार का उदासीन रवैया है, इससे छात्र और ज्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं। अभी छात्रों ने एक मुहिम भी चलाई है, पीएससी की हाँ जी, आप बता रहे थे मुहिम। छात्रों ने एक मुहिम चलाई है कि अगर आप एमपी पीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट नहीं देते हैं तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। हम हमारे परिवार को प्रेरित करेंगे, आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो नोटा का बटन दबाएं, क्योंकि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी रूप में एक कहते हैं ना कि तेजी नहीं दिखा रही है। मैं 2019 की पीएससी की परीक्षा का विवाद समझना चाहता हूँ आपसे। ये विवाद क्या है 2019 की परीक्षा का? जी, विवाद केवल आरक्षण मुद्दे को लेकर विवाद है पीएससी का। चूंकि पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उसने वादा किया था कि हम ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर देंगे, कमलनाथ जी की सरकार में। उसके बाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार आती है तो बस यही विवाद हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट जाने के बाद पूरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है कि जब तक न्यायालय निर्णय नहीं देगा तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। तो अब इसमें होना क्या चाहिए भाई? ये रिजल्ट कैसे आए? 2019 बाद 2022 हो गए, 3 साल हो गए। होना तो ये चाहिए कि सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किए थे पंचायत चुनाव को कराने के लिए, बिल्कुल नगर निगम चुनाव को कराने के लिए, उसी प्रकार से सरकार जल्द से जल्द प्रयास करे ताकि जो हजारों लाखों बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में है वो अपनी जो भी उनकी मेहनत है उसका परिणाम उन्हें प्राप्त हो। उनके जो पद उन्हें मिलने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, वो पद उनको प्राप्त हो जाए। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द त्वरित से त्वरित निर्णय ले, वरना आगे अगर छात्र हतोत्साहित होते हैं
या खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर कोई छात्र कोई गलत कदम उठा लेता है तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार। तो क्या मालूम इन 2 सालों में 3 वर्षों में जी किसी ने उठा भी लिया हो तो आपको क्या पता। बिल्कुल आपका ये कहना सही है कि अगर उठा लिया, क्योंकि इतना तनाव रहता है, इतना दबाव रहता है। बच्चा यहाँ का अकेले का बच्चा सिंगरौली का है, मंडला का है, उमरिया का, दूर दूर के बच्चे हैं। आप तो इंदौर में बैठे, मुझे क्या मालूम कि खंडवा जिले के कौन से गांव में किस बच्चे ने किस फ्रस्ट्रेशन के कारण युवक ने अपनी जान दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि जितना वो उत्साहित होकर उसने पंचायत चुनाव के लिए प्रयास किए, मैं चाहता हूं कि उतना ही उत्साहित होकर सरकार प्रयास करे एमपीपीएससी के एग्जाम को फिर से पटरी पर लाने का। जो 2019 तक बड़ी पटरी पर एग्जाम चला है, समय पर इंटरव्यू हुए, समय पर रिजल्ट आए और इससे कई प्रतिभावान बच्चों ने अपनी मनपसंद पोस्टें प्राप्त की। पर 2019 के बाद से जब ये आरक्षण का मुद्दा अटका है तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहा है। 2 साल से 2019 से परीक्षा के परिणाम नहीं आए हैं और अब बच्चे को क्या करना चाहिए? वो दे चुका है, वो तो कहता है कि मैं परीक्षा दे देता हूँ, रिजल्ट आते नहीं है, मुझे क्या मालूम मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं होता। वो क्या करे इस समय में? देखिए सर, हर नकारात्मक बात में एक सकारात्मक बात भी छुपी हुई होती है। अभी 2020 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है, 21 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। तो मैं मतलब छात्रों से 3 परीक्षाओं के परिणाम आना है, 19, 20, 21। 19, 20 और 21 3 के आना है, क्योंकि 21 की तो अभी प्रारंभिक परीक्षा और 22 की का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। 22 का जनवरी में एग्जाम होने वाला है, 23 में। तो हाँ 23 में जनवरी में वो 22 का एग्जाम रहेगा। कार्यक्रम शेड्यूल घोषित कर, शेड्यूल घोषित है, टाइम टेबल घोषित है। तो मैं छात्रों से यही अपील करूंगा कि छात्र जो है संयम से काम लें, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये ज्ञान का परीक्षण नहीं करती है, ये छात्र के संयम का परीक्षण करती है, उसके मैनेजमेंट का परीक्षण करती है। तो जहां इतने वर्ष मेहनत की है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आप उस परिस्थिति से कैसे निपटते हैं? भीड़ ने आपको घेर लिया, आप अकेले एसडीएम हैं जी, अकेले डीएसपी हैं, भीड़ घेर चुकी है। बिल्कुल। मुझे मेरे 2010 के समय की बात एक याद आ रही कि 2010 का भी रिजल्ट इसी प्रकार से रुक गया था। तो 2012 का एग्जाम हुआ और 2010 और 2012 का एग्जाम का रिजल्ट एक साथ आया, लगभग 1 महीने के अंतराल में आया था। तो उस समय जो कई बच्चे 2010 में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, 2012 में उन्होंने डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट उठा ली। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए आत्मचिंतन का समय है, आत्मचिंतन करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, ऐसा भी रहा होगा कि 2010 में भी सिलेक्ट हो गया और 2012 में भी हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ छात्रों को कि अगर इस प्रकार का कुछ तो फिर वो 2010 को ज्वाइन करेगा ताकि उसकी सीनियरिटी बनी रहे। नहीं, वो देखिए उसमें डिपेंड करता है कि पोस्ट उसमें किसको क्या बड़ी मिली है। अगर 2012 में बड़ी पोस्ट मिली है तो 12 को ज्वाइन करते हैं, अगर 10 में मिली है तो 10 को। उसी प्रकार से 19, 20 और 21 में भी होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए पॉजिटिव है। अभी थोड़ा अंधकार दिख रहा है, लेकिन जब भी ईश्वर कुछ अंधकार करता है जीवन में तो उसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस विचारधारा को छात्र बना के चलें कि ईश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, किसी का हक नहीं मारता, प्रकृति व्यक्ति को उसका हक देती है। तो बस थोड़ा सा समय है, ये आपकी परीक्षा है। कोई परीक्षा की घड़ी में आप अगर जितना अपने आप को मैनेज करते रहेंगे, जितना आप अपनी कठोर परिश्रम को और बढ़ाते रहेंगे, तो ईश्वर करेगा कि आपकी मनपसंद पोस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो यूपीएससी की परीक्षा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश से 37 बच्चे आए जी, 8-10 तो इंदौर से ही आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ तो हमारे आसपास के बच्चे हैं, बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के बच्चे जी, और हिंदी माध्यम की परीक्षा देकर उन्होंने यूपीएससी की यानी आईएएस की परीक्षा निकाली है। तो इस स्थिति पे आप क्या कहते हैं? देखिए, काफ़ी पिछले 4-5 वर्षों से ये होता आ रहा था कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट यूपीएससी में बेहतर नहीं था। पर अगर इस बार देखें, और इस बार अगर दूर न जाएं, मध्य प्रदेश में ही देखें तो 37 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें से 13 छात्र हिंदी माध्यम के थे। एक तो हमारा ही स्टूडेंट दीपक दांगी, जिसको प्रॉपर आईपीएस मिला है, वो भी हिंदी माध्यम का छात्र था। हमारे अंडर ग्रेजुएट बैच का छात्र था, जो कि 12वीं के बाद चलती है 3 वर्ष की, तो प्रॉपर आईपीएस मिला है और हिंदी माध्यम का छात्र था। तो कहीं ना कहीं अब हिंदी माध्यम के साथ जो विसंगतियां थी वो दूर होती जा रही हैं। अब हिंदी माध्यम के छात्र भी अपनी मनपसंद पोस्ट यूपीएससी में उठा रहे हैं बड़ी आसानी से। क्या प्रदेश में ये स्थिति है? पीएससी में क्या हिंदी माध्यम के बच्चे आ पा रहे हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, प्रदेश में तो हिंदी माध्यम का वर्चस्व हमेशा रहा है। अभी तक के एग्जाम में इंग्लिश माध्यम की अपेक्षा हिंदी माध्यम के छात्र अधिक चयनित हुए हैं। अब स्थिति बराबर की आ गई है कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के बराबर चयन होने लगे हैं।
जैसा कि आपने कहा कि वो जो दांगी बच्चा है, जी, दीपक दांगी जो आईपीएस में है, आपने कहा कि वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके पास आ गया था, यानी 12वीं पास करके 12वीं आपके पास पास आ करके, गया। बिल्कुल। तो क्या ये सही समय है कि 12वीं के बच्चों को क्या करना चाहिए 12वीं परीक्षा पास करने के लिए? एक बच्चे तो वो हैं जो जेई मेंस की तैयारी करते हैं, एक बच्चे वो हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन जो जेई मेंस और नीट की तैयारी नहीं कर रहे, वो 12वीं पास बच्चों को क्या उसी माइंड सेट के साथ तैयारी कर लेनी चाहिए आईएएस आईपीएस की, जैसे कि माइंड सेट के साथ ये जेई नीट वाले करते हैं? बिल्कुल, देखिए दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन को अगर क्रैक करना है तो हमें पहले से हमारा बेस मजबूत रखना पड़ेगा। 12वीं के बाद जब छात्र अपना कैरियर ऑप्शन चुनता है और अगर वो यूपीएससी या पीएससी को कैरियर ऑप्शन बनाता है तो उसके लिए 12वीं के बाद तैयारी करना एक सबसे सही समय होता है, क्योंकि वो 12वीं के बाद उन विषयों को कॉलेज में भी पढ़ता है और वही विषय उसे एकेडमी में भी पढ़ाए जाते हैं। तो कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी अगर बच्चा 3 वर्ष करता है तो वो नो डाउट अन्यों से बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है। इसीलिए ये देखने में आया है कि चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, वे बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए हैं जिन बच्चों ने 12वीं के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी। चाहे दूर ना जाएं, आप पिछली बार की जो टॉपर रही हैं, पिछली बार की टीना डॉबी, या कई ऐसे बच्चे जो भी टॉपर रहते हैं, अगर आप उनकी पृष्ठभूमि खंगालेंगे तो आप ये पता करेंगे कि वो 12वीं के बाद से ही सिविल सर्विस की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। इन 3 वर्षों में उनका बेस बहुत मजबूत हो जाता है और जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो पहले ही अटेम्प्ट में टॉपर के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो उसका उदाहरण है दीपक दांगी, पहले ही अटेम्प्ट में समय के आईपीएस साथ एक आप अपना लक्ष्य बना लें। बिल्कुल, अपना लक्ष्य, भाई सचिन तेंदुलकर को तो जब वो 5वीं छठी में स्कूल में खेलते थे शारदा विद्या निकेतन, तभी उन्होंने बल्ला लक्ष्य बना लिया था और लोगों को भी समझ में आ गया था कि इसमें एक प्रतिभा दिख रही है, इसमें गावस्कर दिखाई देने लगा था उनको। बिल्कुल। तो ये सही समय होता है जब आप 12वीं के बाद ये अपना एक डिटरमाइंड बना लें, एक लक्ष्य बना लें और उसको फिर उस लक्ष्य को साधने की कोशिश करें। बिल्कुल। आप एक संकल्प बैच भी चला रहे हैं जी, ये क्या है संकल्प बैच? जी देखिए, ये संकल्प बैच जो है हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल सिस्टम पर आधारित थी। कुछ उसी को हम स्थापित करना चाह रहे हैं कि आज 12वीं पास करके बच्चा जब बड़े शहरों की तरफ आता है तो बड़े शहरों की जो चकाचौंध होती है ना, उसमें वो बच्चा कहीं खो ना जाए। तो उस चकाचौंध से बचाने के लिए, बच्चे को दिशा से भटकने से रोकने के लिए हमारे द्वारा एक संकल्प बैच चलाया जाता है जिसमें 12वीं पास विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाता है। छोटे गांव से, कस्बों से बच्चे आते हैं। देखिए 90% छोटे गांव कस्बों से ही बच्चे इंदौर शहर में आते हैं और तैयारी करते हैं। और वो यहाँ के माहौल में और रात में घूम रहे हैं, होटल और ये सब चीजें और पब और डिस्को, हाँ, इसमें उलझ जाते हैं, मॉल वगैरह घूमना फिरना। और चूंकि ये ऐसी माता पिता का दबाव नहीं रहता, एज होती है, इसी में बच्चा अपने भविष्य का भी निर्माण कर सकता है और अपना भविष्य बिगाड़ भी सकता है। पेरेंट्स बाहर हैं, गांव है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गांव में तो आपके मोहल्ले के लोग भी टोक देते हैं। हाँ, गांव के लोग यहाँ तो कोई किसी को पहचानता ही नहीं, मुंह पे कपड़ा बना हुआ लड़की घूम रही, पता ही नहीं किसकी लड़की है, कहाँ जा रही है। इसलिए इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए एक संकल्प बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें सुबह 8 बजे बच्चा एकेडमी आ जाएगा। 8 बजे से 1 बजे तक उसकी नियमित कक्षाएं होंगी। 1 से 2 बजे बच्चे का लंच होगा जो एकेडमी में ही होगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उसकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस चलती रहेंगी। 5 से 6 फिर उसका टेस्ट रहेगा और 6 से 8 फिर उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी, जैसे एनसीईआरटी वगैरह ये सब। तो जब प्रातः 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बच्चा एकेडमी में ही रहेगा तो फिर उसके अंदर ये सब जो दिशा भ्रमित होना, बहुत एडजस्ट करने वाला प्रोग्राम नहीं सेट किया इसमें आपने, बिल्कुल रेस्ट के लिए कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, चूंकि इतना हल्का फुल्का माहौल हम उसमें बना के रखते हैं कि बच्चे को बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। जो 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है या डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं तो उसमें हम उसको वीडियोस भी दिखाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री सीरीज दिखा दी तो सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में उसको दिखाया, राष्ट्रपति के बारे में दिखाया, या फिर कई ऐसे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनसे मिलवाते हैं। तो बीच बीच में रिलैक्सिंग जो रहता है, रिलैक्स करने का, हर 2-3 घंटे में उसको आधे घंटे का समय इस प्रकार का मिल जाता है कि वो मतलब ज़्यादा दबाव में नहीं आता, बड़े ही संतुलित मात्रा में पढ़ाई उसकी चलती रहती है। जीटी विष्णुगुप्त जो एकेडमी है, ये दूसरे संस्थानों से क्या अलग देती है जो दूसरे संस्थान नहीं दे रहे हैं अपने विद्यार्थियों को? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। हमारा संस्थान जो जीटी विष्णुगुप्त है,
यहाँ पर अगर आप शिक्षक देखेंगे, इवन मुझे भी इंक्लूड करके, तो हम उन्हीं शिक्षकों से छात्रों को पढ़वाते हैं जिन्हें कम से कम यूपीएससी और पीएससी में साक्षात्कार का अनुभव हो। ये अन्य संस्थान नहीं कर रहे हैं। अन्य संस्थान में कोई भी नया शिक्षक जाके जिसने भी 1-2 साल तैयारी की वो पढ़ाना शुरू कर देता है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं, जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि कई ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी मुख्य परीक्षा नहीं दी है। तो क्या ऐसे लोग सही रूप से मार्गदर्शित कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे संस्थान में केवल वही शिक्षक क्लास में इंटर होता है जिसने पीएससी और यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हो। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो नोट्स मटेरियल हैं वो शिक्षकों द्वारा ही तैयार कराए जाते हैं, ताकि पता रहे कि कौन कौन सी मुख्य चीज़ें शामिल करना है, कौन सी चीज़ें हटाना है। क्योंकि यूपीएससी या पीएससी में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या पढ़ा जाए से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है क्या ना पढ़ा जाए। तो उन चीज़ों को हमारे द्वारा हटा दिया जाता है जो काम की नहीं है, और जो काम की चीज़ें हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती हैं। नियमित रूप से टेस्ट होता है, प्रतिदिन टेस्ट। हमारे यहाँ हमने एक सीरीज लॉन्च की है T20 करके, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट बच्चे से कंडक्ट करवाते हैं, ताकि जो भी आज पढ़ाया गया है उसमें अगर किसी भी टॉपिक में बच्चे को डाउट है तो वो वहीं के वहीं उसको क्लियर करवाया जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा संस्थान प्रदेश की सबसे सफल और अनुभवी टीम बच्चों को प्रोवाइड कराता है और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। ये जो पीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ है, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है? जी देखिए, चूंकि इस बार का पेपर काफ़ी सरल रहा है, तो इस बार का कट ऑफ 72 से 75 के बीच में जनरल कैटेगरीज का जाने वाला है, और 71 से 74 के बीच में ओबीसी कैटेगरी का इस बार कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर जो छात्र 70 से 75 के बीच में जिनके अंक आ रहे हैं, तो मैं उन्हें अभी से ये बात कहूँगा कि बिना विलंब किए वो छात्र मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि समय कम है, 4 माह का ही समय मिलेगा और 4 माह बाद मुख्य परीक्षा होगी। और चूँकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है, तो इसे 4 महीने में कवर कर पाना अपने आप में ही एक चुनौती है। तो एक क्षण भी बर्बाद ना करें, किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए और तुरंत ही वो तैयारी शुरू कर दें। बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? आपने एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया कि तुरंत तैयारी करें, बिल्कुल। लेकिन जिन बच्चों का 75 के अंदर कट ऑफ नहीं रहने वाला, उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे जिनका 75 के नीचे है या 70 के नीचे स्कोरिंग हो रही है, उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि वो भी बिना विलंब किए मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। कारण यह है कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं उनके 5 से 7 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के अगर पेपर का आप ट्रेंड देखेंगे तो उसमें मुख्य परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न 5 से 7 प्रश्न रहते हैं, और ये वही छात्र हल कर पाते हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा की तैयारी की हुई है। तो मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बिना विलंब किए तुरंत तैयारी आप प्रारंभ कर दें, और तैयारी करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखें कि हम जिसके मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं क्या वो इतना योग्य है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि मार्गदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उचित मार्गदर्शन में हम कहें कि सही मार्गदर्शन में सही समय पर अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत धन्यवाद गुलाब सिंह ठाकुर साहब आपका, बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हनुमान जी में बहुत अतुलित बल था, शक्ति थी, ज्ञान था, विवेक था, लेकिन फिर भी उन्हें जामवंत जैसे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती थी। तो संभव है कि आप में बहुत क्षमताएं हों, बहुत ज्ञान हो, बहुत सामर्थ्य हो, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त वही बन पाता है जिसके पास चाणक्य होता है। देखते रहिए डिजाइन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।